नमस्कार। मैं प्रकाश भाटिया आज एक किसी और विषय पे बात करने के लिए आज से मिलने आया हूँ। दरअसल आपने आर्मी की और एयरफोर्स की शौर्य गाथाएं तो बहुत सुनी हैं, लेकिन हमारी भारतीय नौसेना शौर्य गाथा के बारे में आप कुछ कम जानते हैं। उसका कारण यह है कि समुद्री लड़ाई हमें दिखती नहीं है, कब होती है, कहाँ होती है और होती भी है या नहीं, इसका ज्ञान भी नहीं रहता। लेकिन जब कोई बड़ा युद्ध होता है तो तब तीनों सेनाएं एक तालमेल के साथ आगे बढ़ती हैं। अब बड़ा युद्ध आज से ठीक 50 साल पहले पाकिस्तान के साथ सन 1971 में हुआ था। तब आप में से कई पैदा भी नहीं हुए होंगे और मुझ जैसे नए नए अभी नौकरी में लगे ही थे। जवानी में इन चीज़ों का बहुत आनंद आता है कि युद्ध में क्या होता है, कैसे होता है। इस तरह की फिल्में देखना भी हम बहुत पसंद करते हैं। लेकिन दरअसल युद्ध कोई मजाक नहीं होता है। जो फौज में जाते हैं लोग, उनका जज्बा देखने लायक होता है। वो शायद ऊपर वाले ने अलग तरह से ही उनको तराशा होता है जो वो फौज में जाते हैं। कितना भी पढ़ा लिखा होशियार हो, हर एक जना फौज में जाने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। बात है दिसंबर 1971 की, जिसको हम बांग्लादेश युद्ध से भी जानते हैं। ईस्ट पाकिस्तान था तब वो। भारत ने ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार को, जो वहाँ के उनके अपने ही नागरिक थे, बंगाली थे ईस्ट पाकिस्तान के, उन पर बहुत जुल्म ढाए थे और उन्हीं को बचाने के लिए भारत ने मुक्ति वाहिनी आर्मी बना के उनको बचाने की भरपूर कोशिश की थी और इसमें हम विजय रहे थे। इसमें एयरफोर्स और आर्मी दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया था और पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त क्षति पहुंचाई थी। और ये तो हम सब जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा के नेतृत्व में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, सरेंडर करना पड़ा था। 93,000। लेकिन इसमें नेवी, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी का बहुत बड़ा योगदान था उनकी सप्लाई लाइन काटने के लिए। क्योंकि जितनी भी सप्लाई होनी थी, क्योंकि दूर दूर इलाके थे, वेस्ट पाकिस्तान कहाँ तो ईस्ट पाकिस्तान कहाँ, बिना समुद्र के आप जा ही नहीं सकते थे। तो नेवी ने बहुत अहम रोल प्ले किया था और सबसे बड़ी जंग नेवी ने भारत की आज़ादी के बाद कोई लड़ी है तो वो यही थी। 65 में लड़ने नहीं दिया गया था। उसके कोई पॉलिटिकल वजूहत थे जिनके बारे में मैं ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा। 3 दिसंबर 1971 को शाम 5 या 6 बजे के करीब पाकिस्तान ने, उनकी एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स पे हमला किया और उसके बाद हमने युद्ध घोषित कर दिया। अब अलर्ट पे तीनों फौजें, क्योंकि नवंबर के अंत में पाकिस्तान अपने इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका था, तो इसलिए हमारी फौजें बिल्कुल अलर्ट पे आ गई थी और तैयारी पूरी थी। नेवी ओखा बंदर पे अपने 25th मिसाइल बोट स्क्वाड्रन के साथ तैनात थी। 4 दिसंबर को नेवल हेडक्वार्टर दिल्ली और वेस्टर्न नेवल कमांड बम्बई
के बीच प्लानिंग हुई। उस प्लानिंग में जो बाद में वाइस एडमिरल बने, उस टाइम शायद कमोडोर थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, हीरानंदानी, उनकी प्लानिंग थी और दूसरे सारे ऑफिसर्स। और ये बागडोर दी गई 25 मिसाइल बोट स्क्वाड्रन के कमांडर बबरू भान यादव। कुछ अजीब सा नाम है। ये हरियाणा के थे, रेवाड़ी के। इनके पिताजी भी फौज में थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ चुके थे। तो कराची स्ट्राइक ग्रुप के नाम से इनको बागडोर सौंपी गई और ये तय किया गया कि हमला रात के वक्त होगा कराची पोर्ट पे, क्योंकि उस ज़माने में एयरफोर्स, उनके एयरफोर्स के पास और शायद हमारे एयरफोर्स के पास भी रात में बम्बार्डमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन क्योंकि इन मिसाइल बोट्स की कैपेबिलिटी और रडार सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए इनके साथ 2 कॉर्वेट जहाज़ भी दिए गए, जो कि डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे होते हैं, और मिसाइल बोट तो कॉर्वेट से भी 2 कदम नीचे होती हैं। तो 5 जहाज़ों का बेड़ा रात 10 बजे कराची पोर्ट के आस पार मंडराता हुआ दिखा। शांत से बैठे थे। ज़रा इमेजिन कीजिए, रात के अंधेरे में, घुप अंधेरे में, अगर चांद हो भी तो भी समुद्र में दूर दूर तक अंधेरा ही दिखेगा। धीरे धीरे चलते हुए जहाज़ लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे कराची पोर्ट के पास तैनात रहे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर, मतलब पाकिस्तान का नौसेना मुख्यालय कराची पोर्ट पे था। भला कभी मुख्यालय किसी ऐसी जगह हो सकता है जहां कभी भी हमला हो जाए? लेकिन था, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध तेज था। उनको भी डर था कि भारतीय नौसेना इधर से हमला कर सकती है, तो उन्होंने अपनी पूरी फोर्स वहां लगा रखी थी। हमारे जो 3 जहाज मेन मिसाइल बोट्स थी, उनमें एक आईएनएस निपट या निपत, आईएनएस नरघट और आईएनएस वीर, और उसके साथ 2 कॉर्वेट शिप्स थे और एक फ्यूल टैंकर था। तो ये 5 जहाज़ों का बेड़ा धीरे धीरे अपनी फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा था। सामने पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS खैबर खड़ा था। रडार शायद उनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, नहीं पकड़ सके। हमारे आईएनएस निर्गट ने वहाँ से एक सोवियत मिसाइल स्टाइक्स जो हमारे पास उस टाइम थी, वो उसके राइट साइड पे दागी और एक धड़ाम सी आवाज़ हुई और पूरे जहाज़ में धुआं धुआं हो गया। इतनी हड़बड़ाहट उनके यहाँ हुई कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने रेस्क्यू के लिए सिग्नल भेजे विथ रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स, अपनी लोकेशन प्रॉपर बता नहीं सके, जो कि 25-26 किलोमीटर दूर थे कराची पोर्ट से। उनको सबसे पहले ये लगा कि शायद हवाई हमला हुआ है, और इसी बीच जब तक वो रेस्क्यू के लिए उनकी टीम ढूंढे और पहुंचे, इसी बीच निर्गट ने एक और उनके बॉयलर पे अपना मिसाइल स्टाइक्स मिसाइल दागी और जहाज़ आग में धड़कने लगा और धीरे धीरे जहाज़ 222 सिपाही, सेलर्स और ऑफिसर्स को लेके अरब सागर में डूब गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारतीय नौसेना के लिए। उसके बाद
आईएनएस निपत आगे बढ़ा। वहाँ उनके फ्लीट में एक कार्गो वेसल था, वीनस चैलेंजर, जो कि असला लिए चल रहा था, और उसके साथ एस्कॉर्ट शिप था पीएनएस शाहजहां। वो एक डिस्ट्रॉयर था, सी क्लास डिस्ट्रॉयर। निपट ने उस कार्गो शिप को एक मिसाइल दागी, और वो उसमें क्योंकि असला था, बारूद था, तो पूरी तरह फट गया और वो भी वहीं का वहीं खत्म हो गया। इसके बाद जो उनका एस्कॉर्ट शिप था उसको भी बड़े एक और मिसाइल निपट ने दागी, और शाहजहां को तो मौका ही नहीं मिला। वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ, जिसको बाद में पाकिस्तान नौसेना ने स्क्रैप कर दिया, मतलब एक तरह से वो भी खत्म हो गया। अब निपट धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और लगभग 20-22 किलोमीटर तक वो कराची पोर्ट तक पहुंच ही गया। इस बीच एक माइन स्वीपर पाकिस्तान का, उसे आईएनएस वीर ने दागा, और वो ऐसे ख़त्म हुआ कि उनको सेकंड या मिनट लगे, उन्हें पता ही नहीं चला। अपने 33 या 36 सेलर्स और ऑफिसर के साथ वो उसी टाइम डूब गया। इस बीच उस अंधेरी रात में तेज़ी से चलता हुआ आईएनएस निपट बिल्कुल कराची पोर्ट के पास पहुंचा, और क्योंकि उसने देखा कि अब इनके 4 जहाज़ डूब चुके हैं और अस्त व्यस्त है सब कुछ, उनके पास कोई हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, उसने कराची पोर्ट पे 2 मिसाइल दागे। एक मिस हुआ और दूसरा वहाँ लगा, और जितना भी ऑयल्स का भंडार था, तेल भंडार था, वो बिल्कुल नष्ट कर दिया, और कराची पोर्ट बिल्कुल तहस नहस कर गया। ये पाकिस्तान नेवी की बहुत बुरी हार थी और भारतीय नेवी की बहुत बहुत बड़ी जीत थी। धीरे धीरे हमारे सारे पांचों के पांचों जहाज़ धीरे धीरे अपने अपने नज़दीकी बेस पर सही सलामत पहुंच गए, बिना किसी नुकसान के। ये टाइम था रात के 10:30 बजे से लगभग सुबह 2-2:30 बजे तक ये पूरा युद्ध चला, और 4 दिसंबर की रात को शुरू होके 5 दिसंबर के सुबह तक ये वैसे भी ऑपरेशन ट्राइडेंट से कहा गया, इसको पूरा करना था। और ये ऑपरेशन ट्राइडेंट बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। ट्राइडेंट का मतलब त्रिशूल होता है, मतलब ये समझ लीजिए शिव जी की कृपा थी पूरे इस बेड़े पे कि उन्होंने बिल्कुल तहस नहस करके वापस सही सलामत लौटे। उसी दिन ईस्टर्न कोस्ट में बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान की सबसे ताकतवर सबमरीन पीएनएस गाजी को भी आईएनएस राजपूत ने डुबोया था। इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी है, वो किसी और एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा। तो 4 दिसंबर को ये सब हुआ, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे के रूप में उसके बाद मनाती है। आज 4 दिसंबर है, और मैं आप सबकी ओर से और आप सबको कहूँगा कि हमारे नौ सैनिकों को इस अचीवमेंट के लिए सैल्यूट करें। तो उसके बाद महावीर चक्र मिला कमांडर बबरू भान यादव जी को, जो बाद में कमोडोर यानी कि ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए, और 2010 में 81 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। आज इतना ही। अब फिर मिलेंगे किसी और गाथा के साथ या शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट प्रकाश भाटिया को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।